सभी को नमस्कार। आज हम लोग पर्यटन के लिए लेखन टॉपिक पर में भोजन और पकवान के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका क्या महत्व है, इसको कैसे लिखा जाए और कैसे इसको मैनेज किया जाए। आवास के बाद जो सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है पर्यटकों के लिए, और वो है भोजन। भोजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भोजन आकर्षण का केंद्र भी है। कुछ क्षेत्रों में भोजन का विशेष महत्व होता है। जिस देश या पर्यटक स्थल में सभी प्रकार के भोजन उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर पर्यटक बेझिझक जाना चाहते हैं और पर्यटक अपनी जो है सारी चीज़ों को आसानी से टेस्ट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जापान दुनिया का एक ऐसा देश है, एक ऐसा स्थल है या पर्यटक है जो अगर उसके मनपसंद का भोजन यदि नहीं मिलेगा तो वो वहाँ नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर उसके लिए भोजन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भोजन के ही आधार पर वो आकर्षित होता है। और इसीलिए चूँकि दुनिया में जापान जो है बहुत ही ज़्यादा विकसित है, इसलिए बहुत जगहों पर जापान के लिए स्पेशली उनके रेस्तरां, उनके भोजनालय खुल रहे हैं और जिसकी वजह से वो आकर्षित हो रहे हैं। न्यूयॉर्क की बात की जाए तो न्यूयॉर्क की विशेषता ये है कि वहाँ दुनिया के तमाम देशों के भोजनालय वहाँ पर खुले हुए हैं। मैक्सिकन से ब्राज़ील, फ्रेंच, चाइनीज़ और यहाँ तक कि भारतीय भोजनालय भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके पीछे जो कारण है वो सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि अगर उनके टेस्ट का भोजनालय उपलब्ध रहेगा तो निश्चित तौर पर जो पर्यटक आता है वो अपने टेस्ट का ही सबसे पहले भोजन खोजता है। जैसे हम लोग जो है दक्षिण भारत गए हुए थे तो हम लोग जो है अपने उत्तर भारत के जो सबसे फेवरेट डिश है दाल चावल रोटी सब्जी ही खोज रहे थे और प्रायोरिटी उसी को दे रहे थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लोगों को बड़ी ही मुश्किल से ये डिश मिल रही थी। हम लोगों को इडली, डोसा या वहाँ की अन्य डिशेस प्रमुखता से मिल रही थी और ये नहीं मिल रही थी। आप कल्पना करिए कि यदि हम लोगों की डिश मिलती और हम लोगों के भोजनालय या हम लोगों के टेस्ट के रेस्तरां मिलते तो हम लोगों के यहाँ से जाने वाले जो पर्यटक होते वो कितना ही टेस्ट के साथ खाते और खुश, अपने आप को खुश नसीब। लेकिन ऐसा अपने यहाँ ही बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ पर जो देश पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है, पर्यटकों के लिए जो है जगह बनाना चाहता है, वो निश्चित तौर पर उनके हाव भाव, ख्याल और उनके मनोरंजन का, उनके भोजन का जब जो है ख्याल रखेगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि पर्यटक अपने आप वहाँ पर आकर्षित होगा और इस चीज़ को वो भली भांति लाभ उठाएगा। इस क्षेत्र में भी लेखन की पर्याप्त संभावनाएं हैं। जब लेखक जब इसके बारे में लिखेगा तब जो है पर्यटक आकर्षित होगा, लोग जानेंगे कि इस जगह पर यहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध हैं और हमें भोजन मिलेगा या हमारे स्वाद की चीज़ें मिलेंगी। और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों, पाक विद्या के विकास का एक इतिहास है। ख्याति प्राप्त रसोइये हैं और प्रसिद्ध रेस्तरां खाने पीने के आनंद, सहकारी भोजन, स्वास्थ्यकारी भोजन आदि को बढ़ चढ़ कर बनाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, दिखाया जा सकता है। और जब हम भोजन को सुस्वाद या अच्छे तरीके से बनाते और बताते हैं तो इससे जो भी इससे भी जो भी स्वाद बढ़ता है उससे पर्यटक आकर्षित होता है और वो जानता है कि हमको यहाँ की चीज़ें मिलेंगी। और भारत के बारे में यदि बात करें
तो यहाँ पर लगभग सभी समाचार पत्रों भोजन संबंधी एक हिस्सा अवश्य रहता है। उसमें चर्चा की जा रहती है कि यहाँ पर प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी एक फेवरेट डिश होती है और उसको जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्णन करते हैं, जिसमें रसोइयाँ, रेस्तरां, भोजन बनाने की कला जो होती है वो भारतीय लेखों में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकाशित की जाती है। भारतीय मसालों का स्वाद, महक, भोजन परोसने की स्टाइल, ये भी लेखा कलन या लेखन का एक बहुत ही विशेष महत्व है और इसको बनाया जा सकता है। यदि हम भारतीय भोजन और पकवान की बात करें तो ये हजारों साल पुराना है और यहाँ के जो रसोइये हैं, पाकशास्त्र हैं, ये अपने आप में विशेषता लिए हुए हैं। हमारे यहाँ के जो मसाले हैं, हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं, वो पूरी दुनिया में नंबर 1 है और स्वाद और सुगंध के लिए मशहूर है। लगभग मान के चलिए कि टेलीविज़न नेटवर्कों पर भोजन कला का प्रदर्शन, जैसे अब आज तो टेलीविज़न पर, टीवी पर और वो मोबाइल पर, यूट्यूब पर हम देखते हैं कि शेफ़ का प्रोग्राम, भोजन बनाने की कला, या जो है मधुलिका.com, हम चाहें तो भोजन बनाने की अनेकों प्रकार की विधियां जो है चैनल्स पर मौजूद हैं। हम देखकर उसको बनाना सीख सकते हैं और ये सारी चीज़ें लेखन में भी जब हम लिखेंगे और लोगों को बताएंगे तो लोग निश्चित तौर पर आकर्षित होंगे और इससे आकर्षण से जो सबसे ज़्यादा होगा, विपणन और प्रचार, आकर्षण, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। निश्चित तौर पर होटल और प्रचार, पर्यटक निश्चित तौर पर भोजनालय के माध्यम बनेंगे। दिल्ली में हैदराबादी भोजन, कलकत्ते में छठिन भोजनालय आयोजन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इससे लोगों को देश विदेश के विभिन्न हिस्सों का स्वाद, भोजन का आनंद उपलब्ध कराया जाता है और लेखक इस प्रकार के भोजन को खूब बढ़ा चढ़ा के और जीवंत बनाकर लिखता है और बताता है। अंतर्राष्ट्रीय भोजनोत्सव काफ़ी लोकप्रिय होता है और कई बार तो पूरी दुनिया से, फ्रांस से, जापान से, इटली से, जर्मनी से रसोइये भारत आते हैं और यहाँ पर भोजन बनाने की कला को देखते हैं, सीखते हैं और इतना ही नहीं करते, जब वहाँ पर आते हैं और यहाँ की पाक विद्या सीख कर जाते हैं तो वो पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं कि भारत जितना अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित भोजन पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनाया जाता। और इसका प्रचार प्रसार का लाभ ये मिलता है कि हमारे भोजन की जो कला है वो पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित होती है और हमारे सब्जियों के, हमारे मसालों का वर्णन पूरी दुनिया में पाया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे संस्कृति, रीति रिवाज के ऊपर। हालांकि भारत जो है एक बहुउद्देशीय देश के रूप में उभर रहा है। सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से वो दुनिया में उभर कर खड़ा हो रहा है। आने वाले समय में वो एक विश्व गुरु बनने की राह पर खड़ा है। जहां पर्यटक समुद्र तटों पर रोमांचक का आनंद लेते हैं, वहीं पुरानी संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए भी हमारे देश में पर्यटक आते हैं। हमारी सभ्यता 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। एथेंस, रोम, काहिरा केवल अतीत और उसके भग्नावशेषों को ही देखा जा सकता है, लेकिन हमारी सभ्यता एकदम जीवंत रूप में मौजूद है और उसको एहसास किया जा सकता है, देखा जा सकता है। हमारी नदियाँ, हमारे वृक्ष, हमारे पूर्वज, इन सारी चीज़ों का वर्णन हमारे यहाँ जीवंत मिलता है। और हमारी संस्कृतियाँ जो 7000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, वो आज भी जीवंत दिखाई देती हैं और आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए आतुर है
और निश्चित तौर पर जब पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को अपनाएगी तभी जो है पूरी दुनिया का कल्याण होगा, ऐसा मेरा मानना है। शताब्दियों से चली आ रही परंपराएं लेखन को एक अपार संभावनाएं प्रदान करती हैं। शादी का उदाहरण ले लीजिए, भारतीय शादी हजारों साल पुराना है और जो हमारी भारतीय शादी की जो परंपराएं हैं, निश्चित तौर पर वो जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, जो उसका इतिहास है, यदि हम उठा के देखेंगे तो उसमें धूप, हल्दी, चंदन, अक्षत, दूध, हार, ये सारी चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें जो जितनी भी हैं वो उसका एक हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है निश्चित तौर पर ये प्रकृति है और संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, इसीलिए ये कभी ख़त्म नहीं होती है और ये लगातार जीवंतता में चलती रहती है। अंतर क्या हुआ है रीति रिवाजों में कि हमारी जो प्राचीन रीति रिवाज हैं वो निश्चित तौर पर उनका स्थान मॉडर्निटी ने ले लिया है, बदलते परिवेश ने ले लिया है। पहले एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। पहले जब गांव में, पता नहीं आप लोगों को याद होगा नई पीढ़ी को कि नहीं, मैं भी वैसे नई पीढ़ी का हूँ, लेकिन बचपन में हमको थोड़ा सा याद है कि पहले जब बाज़ार इतना विकसित नहीं थी, जब गांव में शादी विवाह होती थी तो लोग एक दूसरे से, सादर प्रणाम आपको धन्यवाद। लोगों में सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा थी और लोग एक दूसरे से चारपाई मांग के ले आते थे, एक दूसरे से चौकी मांग के ले आते थे, एक दूसरे से बर्तन मांग के ले आते थे और इतना ज़्यादा प्यार रहता था कि सब लोग एक दूसरे का काम करते थे, सहयोग था इतना ज़्यादा हमारी भारतीय संस्कृति में। आज क्या होगा, बाज़ार ने उसका स्थान ले लिया है। आज जब हम टेंट हाउस वाले को फ़ोन करते हैं तो पता लगता है कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक का ले लेता है, या जिसकी जैसी हैसियत है वो 10 लाख रुपए भी लगाएगा, झूमर वगैरह लगाएगा, वो सारी व्यवस्था कर देता है। लेकिन सब कुछ रहते हुए ही एक चीज़ वहाँ पर नहीं रहती है कि प्यार और सौहार्द, ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, बाजार रह जाता है। धन्यवाद भाई। और यहाँ पर जो है इनके जो स्थान थे, निश्चित तौर पर दीपक का स्थान बिजली के बल्ब ने ले लिया। कहीं कहीं शहनाई बजती है, देखने को मिलता है, बैंड बाजों ने ले लिया। यहाँ आणविक ऊर्जा स्टेशन, बैल हल जोतते खेत, वायु गति को मात देने वाले विमान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 21वीं सदी की बात करें तो जो 19वीं सदी में समा गई है, आधुनिक होटल, जो आज आप जाएंगे राजस्थान वगैरह में जाइए अगर, तो आप देखेंगे होटलों में भी जो वहाँ की नक्काशी है, कलाकारी है, भारतीय चूड़ियाँ, मनके, कलाकृतियों से सजाया जाता है और उनको, जैसे हमारे यहाँ जो चद्दर बनती है हाथों से बनाई हुई, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बिछाई जाती हैं, जो दीवान होते हैं ज़मीन से सटे लगाए जाते हैं, बिना कांटा चम्मच के तंदूरी थाली में परोसी जाती है और सरकारी आदेशों से पहले ही हमारे यहाँ कोई भी काम शुभ मुहूर्त होता है तो पंडित और ज्योतिषी को बुलाकर उसका जो है लोकार्पण किया जाता है, जिससे कि हमारे यहाँ हर काम शुभ हो। हमारे यहाँ 5 सितारा होटल हो या छोटा सा काम हो, भूमि पूजन का कार्य अवश्य किया जाता है। इन सारी चीज़ों को लेखन में सम्मिलित किया जा सकता है। ब्रिटिश या अन्य विदेशी पर्यटक जो अपने यहाँ ग्रामीण भारत की झलक देखने आते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि भारत गाँवों में बसता है, ये सत्य भी है, दिखाने के लिए होटल वाले लघु ग्रामीण भारत पर बल देते हैं और दिखाते हैं। कभी कभी विक्टोरियन युग
की झलक भारत में दिखाने के लिए उस समय के रीति रिवाजों, बत्तियों, मोमबत्तियों, रोशनियों से पूरा वातावरण को जगमगा दिया जाता है। ये जब और ऐसा वातावरण देखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, या राजस्थान या महाराष्ट्र या आप और अन्य कहीं भी जाएंगे, दिल्ली या वीआईपी होटल्स में जाएंगे, तो अगर आप ऐसे परिस्थिति की डिमांड करेंगे तो निश्चित तौर पर पैसा खर्चा करेंगे तो आपको ऐसा माहौल मिल जाएगा और आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा जाएंगी। ऐसा नहीं है कि लेखन के लिए आकर्षण नहीं है या लेखन के लिए सामग्रियां कम हैं, बहुत ज़्यादा सामग्रियां हैं। लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा लिखेंगे। पियरे कोर्डिन द्वारा अपना एक नया तरोताज़ा गर्मी और जाड़ों की पोशाकें लाना, मार्था ग्राहम कंपनी की राजधानी में प्रदर्शन, कलकत्ते में दिए जाने वाला राष्ट्रीय फिल्म समारोह, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो लेखन के लिए ईंधन प्रदान करता है। निश्चित तौर पर लेखन को क्लाइमेक्स तक ले जाके पहुंचा देगा। रोजमर्रा के जीवन में खुले अनोखे रीति रिवाज लेखन को लिखने के लिए अच्छी सामग्री प्रदान करते हैं। बुरे ग्रहों को हटाने के लिए पूजा हमारे यहाँ एक आम चीज़ें हैं, जैसे पूजा पाठ हमारे यहाँ नित्य होते रहते हैं, चाहे वो समय को देख के कराया जाए, चाहे महीने को देख के कराया जाए, चाहे काल को देख के कराया जाए, नए काम को शुरू कराने के पहले कराया जाए, मंदिरों में कराया जाए, समाधियों पे कराया जाए, मनौती मांगने के लिए कराया जाए और मनौती पूरी हो जाने पर पुनः पूजा को किया जाए, तो वहाँ ईश्वर को धन्यवाद देना, माता पिता को धन्यवाद देना और मृत्यु आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करना, मुंडन करवाना हमारे यहाँ एक सामान्य परंपरा है और ऐसा माना जाता है कि इन सारे कार्यों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो नहीं करता है उसे मोक्ष नहीं मिलती है, नरक मिलता है। विवाह की परंपरा जो है हमारे यहाँ, जीवंतता जो विवाह की परंपरा की है, विदेशी पर्यटक जब आते हैं और जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें एक जीवंतता प्रदान होती है। हम लोगों ने बहुत सारे जो है पेपर में और टीवी पर भी देखा होगा कि जब हमारे यहाँ के विवाह बहुत सारे विदेशी जर्मनी, जापान, फ्रांस से आते हैं तो वो इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप विवाह को करना पसंद करते हैं और पुनः यहाँ के ये 7 फेरे यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि वो इससे प्रभावित हो जाते हैं, यहाँ की भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिख कर बताकर हमको दुनिया के विभिन्न कोनों में प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों समान भारत के इतिहास को अपनाते हैं, जहाँ प्रगति उपलब्धियाँ हैं, राजवंशों के पतन के उदाहरण हैं, पाठक के रोमांचक को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अतीत के युद्धों और अभियानों में पर्यटन की रुचि हो सकती है, परंतु स्थापत्य कला, संगीत, शिक्षा, तीरंदाजी और पोलो जैसे खेलों को आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। प्राचीन मंदिर, वास्तुकला, मठ, मुगल स्थापत्य, सर्वोच्च स्थलाकृतियाँ जैसी संस्थाओं के बारे में लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। इसी प्रकार गोवा, दमन, दीव और क्लब जैसी संस्था में पुर्तगालियों के प्रभाव, पांडिचेरी, चंद्रनगर में फ्रांसीसी के साथ संबंध, संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों के प्रभाव की और उपनिवेशवाद के प्रभाव को दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है और उनको काफ़ी अच्छी तरीके से इसके बारे में वर्णन करके बताया जा सकता है कि उनके राज्य में उनके बाद उनका प्रभाव कैसा रहा और उनके द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ, स्थापत्य कैसे रहे और उन्होंने क्या क्या हमको दे के दिए और क्या क्या हमसे ले के गए। ये सारी चीज़ें लेखन के माध्यम से हम उनको बता सकते हैं। यात्रा एक उद्योग के बारे में और पर्यटन संगठन के बारे में। तेल उद्योग के बाद पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई उद्योग है तो वो है पर्यटन उद्योग, जिसको ये भी कहा जाता है कि पर्यटन उद्योग जो है एक धुआं रहित उद्योग है जो पूरी दुनिया में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है
और उम्मीद है कि ये पूरी दुनिया में कुछ दिनों में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धुआं रहित उद्योग के रूप में बढ़कर आगे चला जाएगा। आंकड़ा ये बताते हैं, चूँकि नया आंकड़ा मेरे पास है नहीं तो पुराने आंकड़ों के आधार पर मैं वर्णन कर रहा हूँ। 1950 में 2,50,25,000,000 लोग विदेश जाते थे, 1970 में 16 करोड़ लोग और 1993 में 50 करोड़ हो गया। इस अवधि में 1950 में 2 अरब और 93 में 324 अरब रुपए पर्यटकों ने खर्च किया। 21वीं शताब्दी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो अरबों खरबों में चला गया होगा, निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा चला होगा। केवल बल्कि उसके लिए पर्यटन के सामाजिक, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक आयाम विस्तृत क्षेत्र खुल गया है। स्पेन की जनसंख्या 3,40,00,000 पहले की है, अब बढ़ी होगी या घट भी सकती है। हर वर्ष यहाँ पर 5 करोड़ पर्यटक आते हैं। इसी प्रकार सिंगापुर को जैसे छोटे द्वीप को ले ले तो भारत से 4 पर्यटक जाते हैं सिंगापुर। इंडोनेशिया की बात करें तो अगले 3 वर्षों में यहाँ लेखन के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। भारत की बात करें तो भारत पर्यटन में मात्र 0.4% हिस्सा ही पर्यटन पर खर्चा करता है। अब आप सोचिए पूरी दुनिया में हम पर्यटन के मामले में कितने पीछे हैं, और परंतु यहाँ आने वाले पर्यटक औसतन 28 रात और दिन गुजारते हैं। इसी प्रकार की विरोधी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि विश्व के 70% पर्यटक केवल 15 देशों की यात्रा करते हैं। इनमें 90% यात्री जो हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच यात्रा करते हैं और 52% पर्यटक ही पूरे भारत में आते हैं। दूसरी बात, पूरे भारत में अगर रहने की आवासीय व्यवस्था देखी जाए तो 48,000 कमरे हैं। हो सकता है अब बढ़े भी हों, 50,000 हो सकता है या 1,00,000 हो, लेकिन इसके मुकाबले में सिंगापुर जैसा एक छोटा शहर 30,000 कमरे पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। कितना बड़ा, कहाँ भारत और कहाँ सिंगापुर, इसकी तुलना मतलब ज़मीन और आसमान की तुलना की जा सकती है। इतना अंतर है कि सरकार ने पर्यटकों के ऊपर इतना ध्यान दिया और इतना बढ़ाया, तो निश्चित तौर पर यदि हमको भी अपनी नीतियां बनानी है, पर्यटकों को बढ़ाना है, 0.4 से लेके 20% करना है या 50% करना है, तो निश्चित तौर पर आवास, भोजन, मनोरंजन और सुख सुविधा का ध्यान रखना होगा, नीति नियमों का पालन करना होगा, जिससे पर्यटक आएंगे और हमारे यहाँ आर्थिक मदद और बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमारी प्रगति निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा होगी। होटलों, ट्रैवल एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों, गाइडों, पर्यटन, परिवहन, खरीदारी कमीशन सहित पैकेज विज्ञापन, बेमौसम की सस्ती व्यवस्था, ठहरने के स्थान, बार बार उड़ान भरने के लिए सुविधाएं, नियमित होटल, अतिथि आदि के बारे में लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। राय बहादुर ओबराय जैसे प्रसिद्ध लोग जो शिमला के होटल क्लार्क से उठकर अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति बन जाते हैं, या पेशावर का एक लड़का आता है और दिल्ली और विश्व की प्रसिद्ध तंदूरी चिकन को प्रसिद्ध बना देता है, के बारे में लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। डेल केलर के मनके, चूड़ियाँ, तलवार, ढालों को परिष्कृत कर प्रस्तुत किया जा सकता है। गांव के कुम्हार की मिट्टी को, बर्तन को 5 सितारा होटलों में शोभा बनाया जा सकता है। डेजर्ट सफारी का जन्म कैसे हुआ, इसको विषय बनाकर पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करके, उसको आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करके उसको भी आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है और इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा सकती है।
सभी जो उद्योग हैं नियम और कानूनों से बंधे रहते हैं, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि पर्यटन उद्योग भी है वो भी नियम और कानून से बंधा ही रहेगा। यात्रा उद्योग में भी पर्यटन मंत्रालय और पर्यटन विभाग होते हैं जो नीतियों और कार्यों पर लेखक सूक्ष्मता से विश्लेषण करता है और नियमों और कानूनों को बताता है और उसके बारे में सारी सूचनाएं लिखता है, जिसके आधार पर पर्यटक जानकर सावधानियां पहले से ही जान जाता है और उसकी बारे में सावधान रहता है और उस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन्ड कर कर प्रस्तुत करता है। पर्यटन के विकास में उनकी भूमिका, विदेशों में उनके कार्य आदि लेखक की निगाह बनी रहती है और वह उसकी आलोचना और प्रशंसा दोनों ही करता है जो पर्यटक के पास आसानी से पहुंचती है। पर्यटन अधिकारी दूसरे अधिकारों से बातचीत करके कराधान के मामले में वित्त मंत्रालय, आप्रवासन वीजा संबंधी मामले, गृह और विदेश मंत्रालय, सांख्यिकी आंकड़ों की अपर्याप्तता, अधिकारियों के काम करने की अपारदर्शिता आदि पर लेखक लगातार लिखता रहता है और लोगों को बताता है। लिखा जा सकता है सब। उद्योगों का प्रदर्शन, रोजगार में योगदान, विदेशी मुद्रा का अर्जन, आधुनिकीकरण, दोस्ताना ट्रैवल एजेंट। जब ट्रैवल एजेंट दोस्ताना व्यवहार करेगा तो निश्चित तौर पर जो भी एक बार पर्यटक आएगा वो बार बार कहेगा कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के ट्रैवल एजेंट बहुत अच्छे हैं, टूर ऑपरेटर्स बहुत अच्छे हैं, आप जाइए, आपको कहीं भी असुविधा नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर आर्थिक जो है लाभ मिलेगा। और इस प्रकार के लेख से न केवल यात्रा की पत्रिकाएं बल्कि व्यापारिक और आर्थिक अखबारों में भी छपते रहते हैं, बल्कि टेलीविज़न की प्रस्तुति हो सकती है। सार्वजनिक उद्यम की भूमिका जो होती है एक अरुचिकर विषय है, लेकिन इसको भी सृजनात्मक ढंग से लिख कर, प्रस्तुत कर कर, रुचिकर ढंग से बनाकर, विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत कर कर उसको आकर्षक बनाया जा सकता है। पर्यटन से जुड़े हुए अनेक यात्राओं के संगठन भी हैं जहां इसे संबद्ध मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस हुआ करती है। इसमें भारतीय ट्रैवल एजेंट TAAI, भारतीय होटल संघ और रेस्तरां संघ FHRAI पुराने संघ हैं। इसके बाद भारतीय टूर ऑपरेटर संघ, इंडियन एसोसिएशन टूर ऑपरेटर, भारतीय टूरिस्ट ऑपरेटर संघ की स्थापना की गई। इन उद्योगों की शीर्षस्थ संस्थाओं का बहुत अभाव है। टाई के सम्मेलन एक प्रकार के राष्ट्रीय मंच बनते हैं और उनका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया जाता है। विभिन्न व्यापारिक निकाय इस बात के प्रशासन पर दबाव डालते रहते हैं कि नियम कानून को बदलते रहना और रियायत देना आदि विषय लेखन पर पर्याप्त सामग्री मिल सकती है और उनको बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है, जिससे देश को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो हमेशा खबरों में रहते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े एक संघ है विश्व पर्यटन संघ, वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। प्रशांत एशिया यात्रा संघ PATA, राष्ट्रीय कार्यालय एयरलाइंस, होटल, ट्रैवल एजेंट और यात्रा संबंधी अन्य गतिविधियों का प्रतिनिधित्व ये करता है। इससे पर्यटन की जो एजेंसियां हैं, उद्योग हैं कि सांख्यिकी सूचना प्राप्त करना, तकनीकी सहयोग बराबर मिलता रहता है, जिससे पर्यटकों को बड़ी सुविधा हो जाती है। हर साल विभिन्न देशों में इसके राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का तात्पर्य ये है कि सम्मेलन में आदमी अपनी गतिविधियों को, अपने लाभ को, अपनी हानि को और आने वाले रणनीतियों के बारे में साझा करता है और बताता है कि हम कैसे अपने प्लान को करेंगे। और सबके पीछे बस एक उद्देश्य होता है कि पर्यटक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होगा और उसका लाभ कैसे मिलेगा, जिसमें विश्वव्यापी भागीदारी होती है और इस पे करोड़ों डॉलर के खर्चे होते हैं। खरीदारी, विक्रेता और एक दूसरे से सौदा करते हैं और अपनी मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करते हैं, खर्चा करते हैं।
केवल और केवल इसलिए कि पर्यटक को आकर्षित करने के लिए। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट ASTA दूसरी बड़ी ऐसी संस्था है जो विश्व सम्मेलन का आयोजन करती है और दुनिया के कोने कोने से लोग बड़ी संख्या में आते हैं और अपने प्रचार और प्रसार में 75,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट संघ IATA अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरायों और मुद्दों को तय करते हैं, उसी के आधार पर भविष्य की रणनीतियाँ तय करते हैं। सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण संबंधी चिंताएं एक बार गोवा में, चूँकि जहाँ पर जो है पर्यटक हैं, निश्चित तौर पर जो है बीच पर दिक्कत खड़ी हो सकती है, तो अनुशासन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी ही स्थिति गोवा में एक बार हुई। हिप्पियों की मौजूदगी के खिलाफ जो है आंदोलन चलाया गया और कैरेबियन और कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में स्थानीय मूल्यों और परंपराओं पर जब पर्यटन के बुरे नज़र आने लगते हैं तो सरकारों को और पर्यटन के सामाजिक प्रभाव को चिंता का प्रमुख विषय बन जाता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। हालांकि भारतीय संस्कृति ने बहादुरी और निडरता से विदेशी सांस्कृतिक आक्रमण और प्रभावों का सामना किया है, परंतु इस बात की चेतावनी बराबर दी जाती है कि आप ऐसे कार्य न करें जिससे कि दिक्कत का सामना करना पड़े। लेखक जो होता है इन विषयों पर खास तौर से निगरानी के मसले पर सर्जनात्मक और उपयोगी लेखन का कार्य करता रहता है। आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो पर्यटन में होने वाले लाभ स्पष्ट हैं। वो जो है विदेशी मुद्रा का अर्जन, रोजगार मतलब जहाँ पर पर्यटक आएगा वहाँ पर जो है निश्चित तौर पर वहाँ की लोकल की जितनी भी बनी हुई सामान है उसको बेचेगा, बनाएगा। अगर पर्यटक खरीदेगा तो निश्चित तौर पर उसको रोजगार उपलब्ध होगा, तो वहाँ पर रोजगार, अर्थव्यवस्था की गुणक का प्रभाव। यदि व्यवहार पहले हमने चर्चा किया हुआ था कि टचिंग एंड नॉन टचिंग, स्पर्शक और अस्पर्शक, जो अस्पर्शक है जैसे व्यवहार है हमारा, तो यदि हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो निश्चित तौर पर उसका गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा और वो पर्यटक को आकर्षित करेगा और निश्चित तौर पर वो आर्थिक मुद्रा के अर्जन में सहायक होगा। अंतर्राष्ट्रीय समझ, निश्चित तौर पर जब विदेशी पर्यटक आता है और वो भाषा की दिक्कत आती है और भाषा की दिक्कत को दूर करने के लिए जब हम उसको समझते हैं और व्यक्त करते हैं और उससे संवाद अच्छी तरीके से कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। भारत के मामले में राष्ट्रीय एकता, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ अति सूक्ष्म छिपे हुए तथ्य भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन भारत के मामले में लागू नहीं होता है। ये से देश के वास्तविक आय काफ़ी कम हो जाएगी। पर्यटन के अनियोजित और बिना सोचे समझे विकास से देश में विकासात्मक असंतुलन पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचा जाता। ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों के आगमन और उससे संबद्ध गतिविधियों से स्थानीय लोगों को रोष न उत्पन्न हो, ऐसी चीज़ों को बताना, लिखना और समझाने की और बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में लेखन किया जाए, लोगों को बताया जाए। आप लोगों ने अब तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अब सोमवार को हम लोग 2 बजे से 3 बजे के मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।